Shall we begin? Good evening. हाँ ना नो नॉट एप्लीकेबल. कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे. आवाज स्क्रीन एवरीथिंग इज फाइन. चलिए, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पढ़ रहे थे अपन. बेसिक्स इसके जो है देखे थे अपन ने, डेफिनेशन वगैरह क्या है, राइट. डेफिनेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो मार्क कर लेना बस. जैसे फाइनेंशियल हो गया, या फिर स्मॉल एलएलपी हो गया, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो गया. ये सब चीजें कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा पूछी जाने की चांसेस रहेगी. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सिंपली जो अपन ने पार्टनरशिप और कंपनी में देखी ना, दोनों का मिक्सचर है. सारे पॉइंट्स अपने को कम ज्यादा पता है. पहला पॉइंट क्या बोलता है? एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ कॉर्पोरेट बॉडी. बेसिकली एक कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड स्ट्रक्चर है. इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, दैट इज द एलएलपी एक्ट. इट इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर्स. दूसरा, परपेचुअल सक्सेशन. ये काय का कैरेक्टरिस्टिक था और काय में था परपेचुअल सक्सेशन? कंपनी में, राइट. कंटिन्यूअसली. पार्टनरशिप में था क्या? पार्टनरशिप फर्म में नहीं. वहां पर पार्टनर की डेथ की वजह से पूरा बिजनेस ही बंद हो जाता था, बट यहां पर ऐसा नहीं है. परपेचुअल सक्सेशन इज देयर. रिटायरमेंट, डेथ, इंसैनिटी डजंट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस. नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी. एक एलएलपी जो है वो क्या रहती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है. अनलाइक पार्टनरशिप फर्म, वहां पर कोई सेपरेट आइडेंटिटी रहती है क्या? नहीं रहती. क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी शैल बी द क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी अलोन. एलएलपी के जो क्रेडिटर्स है वो पार्टनर्स से डायरेक्टली पर्सनली पैसा मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते. म्यूचुअल एजेंसी. पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी रहती है, और पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी रहती है. बट एलएलपी में क्या होता है? बिना पढ़े ध्यान में है क्या? सिर्फ एलएलपी के साथ में पार्टनर्स जो है उनका म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन रहता है, बट पार्टनर्स का आपस में म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन नहीं रहेगा. That is to say, no partner is liable of the independent or unauthorized action of the other partners, or individuals are shielded from the joint liability created by another partner's wrongful business decisions or misconduct. LLP agreement. LLP agreement जैसा अपन ने पार्टनरशिप फॉर्म में अग्रीमेंट देखा था, वैसे LLP में भी अग्रीमेंट होता है. म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बताई जाती है. इट इज एन बाय अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे डिफाइन होगी? गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट. याद है क्या अपन ने कहां पढ़ा था? और अभी शुरुआत में ही इस चैप्टर के शेड्यूल 1, फर्स्ट शेड्यूल डिफाइंस द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर इन एब्सेंस ऑफ फॉर्मल अग्रीमेंट. वहां पर अपने को कैरेक्टरिस्टिक में स्पेसिफिकली नहीं लिखा है, बट आप वहां पर लिख सकते हो, थोड़ा और अपना इंप्रेशन बढ़ जाएगा. देन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. एक एलएलपी जो है वो क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, राइट. आर्टिफिशियल क्यों है? क्योंकि लॉ ने क्रिएट किया है, राइट. इट इज नॉट, मतलब इट डजंट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय नेचुरल बर्थ. लीगल क्योंकि लॉ ने बनाया है उसको. एंड पर्सन मतलब क्योंकि पर्सन के जैसे सारे राइट्स उसको दिए गए हैं. ऑब्वियसली सब कुछ नहीं कर सकती एलएलपी. लाइक इट कैनॉट बी सेंट टू जेल, कैनॉट टेक ओथ, कैनॉट मैरी, कैनॉट गेट डाइवोर्स, कैनॉट बिकम अ सीए और मेडिसिन प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं कर सकती हो. इट इज इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड इमॉर्टल कॉन्सेप्ट, बट फिक्टिशियस नहीं है वो, दैट इज सही में है. कॉमन सील. कंपनी में जैसी कॉमन सील थी
वैसे ही पार्टनरशिप एलएलपी में भी कॉमन सील रखने का ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है। इट में इफ इट वांट्स, इफ इट डिसाइड्स तो वो रख सकती है, बट अगेन नॉट मैंडेटरी। अगर रखा कॉमन सील तो अंडर द कस्टडी ऑफ सम रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर एंड अफिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। कहीं पर अफिक्स करना है तो वो एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के सामने ही अफिक्स की जानी चाहिए। लिमिटेड लाइबिलिटी, एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स, ये तो पढ़ा अपन ने। लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू देयर अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना उन्होंने अग्री किया है कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए वहां तक ही उनकी लाइबिलिटी रहेगी। कॉन्ट्रीब्यूशन जो है टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों भी हो सकता है, मतलब टेंजिबल इन द फॉर्म ऑफ रियल कैश सम एसेट, इनटेंजिबल मतलब कोई गुडविल वगैरह उसने कुछ लाया है एक पार्टनर ने आते आते अपने साथ, वो सब आ जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेड लाइबिलिटी ना, प्रोफेशनल्स लाइक इंजीनियर, कंसल्टेंट, लीगल एडवाइजर्स, इनको थोड़ा एनकरेजमेंट मिला है कि वो मिल करके ऐसा एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप बना रहे हैं, ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। पहले वो थोड़ा डरते थे क्योंकि अगर एक ने गलत कर दिया पार्टनरशिप में सारी की लाइबिलिटी आ जाएगी, बट इट हैज नाउ एनकरेज प्रोफेशनल टू फॉर्म एलएलपी। मैनेजमेंट, बिजनेस का मैनेजमेंट कौन करेगा? ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू मैनेज, बट लीगल कंप्लायंसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। मिनिमम मैक्सिमम नंबर, मिनिमम कितने हैं? मैक्सिमम नो लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड। वो 50 की लिमिट कहां थी? पार्टनरशिप फर्म में थी, राइट? यहां पर नहीं है। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, बिजनेस जो है वो प्रॉफिट के लिए ही होना चाहिए, राइट? जैसा पार्टनरशिप फर्म में था, देयर शुड बी बिजनेस एंड इट शुड बी विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। दैट इज चैरिटेबल या नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए कैन नॉट बी फॉर्म एलएलपी। इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन्वेस्टिगेट करवा सकती है अफेयर्स ऑफ द एलएलपी थ्रू सम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ईडी वगैरह कोई भी किसी के थ्रू वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट मतलब क्या? जैसे मर्जर, अमालगमेशन, ये अगर होना रहा एलएलपी का तो कैसे होगा? एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एलएलपी एक्ट। कन्वर्जन, कोई एक पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है दे आर अलाउड टू बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। कैसे होगा? एज पर द प्रोविजंस। वो भी अपने को शुरुआत में सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेड्यूल जो दिया हुआ था वहां पर वो मेंशन्ड है। सेकेंड शेड्यूल में फर्म टू एलएलपी, थर्ड में प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी, फोर्थ में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी। देन ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो डॉक्यूमेंट्स है सारे फॉर्म, एप्लीकेशन जो भी एलएलपी ने फाइल करना है वो कैसे होने चाहिए? कंप्यूटर रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ऑन द वेबसाइट www.mca.gov.in। एंड साइन कैसे होंगे वो? दैट इज ऑथेंटिकेट कैसे होंगे? थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर। जो भी पार्टनर्स है उन्होंने ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा ना, तो वो डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के थ्रू ऑथेंटिकेट करेंगे उसको। फॉरेन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी अपन ने ऊपर भी देखा था, क्या है वो? फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड एस्टैब्लिश्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। एक एलएलपी जो बाहर बनी है सिंगापुर में, प्लेस ऑफ बिजनेस उसका है मलेशिया में या यूएसए में, क्या वो फॉरेन एलएलपी है? बनी है सिंगापुर में, प्लेस ऑफ बिजनेस है यूएसए में, क्या वो फॉरेन एलएलपी है? फॉरेन एलएलपी नहीं है। वो क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट अपन बोल सकते हैं उसको, बट फॉरेन एलएलपी के लिए एक और कंडीशन क्या होनी चाहिए? एस्टैब्लिशेस अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। ये चीज होना जरूरी है। अच्छा, फॉरेन एलएलपी कैन बिकम अ पार्टनर इन द इंडियन एलएलपी, ये पॉइंट भी मार्क कर लेना। फॉरेन एलएलपी जो है वो इंडियन एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। एडवांटेजेस क्या है एलएलपी बनाने के? इट इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस, ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है,
जैसे कंपनी में स्ट्रिक्ट प्रोविजंस रहते हैं, यहां पर भी रहते हैं बट इतने स्ट्रिक्ट नहीं रहते। इट इज इजी टू फॉर्म, ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट इज इजी टू डिसॉल्व। ये क्वेश्चन अभी तक आई थिंक आया नहीं है बट एक आधी बार 1 मार्क के लिए 2-3 मार्क के लिए आ सकता है। एडवांटेजेस, देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पढ़ा था अपन ने, वैसा ही इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। वहां पर कुछ अपने को डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, डिक्लेरेशन सबमिट करने थे, यहां पर भी वैसा ही प्रोसेस है बट यहां पर पहले शुरुआत में एक जो मेन बेस डॉक्यूमेंट अपने को सबमिट करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीडेड इज द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। जो फॉर्म होता है ना भरने का, मतलब हमको बनानी है एलएलपी, उसको ही आप समझ लो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बोलते हैं। फॉर अ एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए ऑब्वियसली, कैरिंग लॉफुल बिजनेस होना चाहिए एंड विद अ व्यू टू प्रॉफिट जो है वो होना चाहिए। क्या करना पड़ेगा उन लोगों ने, सब्सक्राइब करना पड़ेगा देयर नेम्स टू एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। जैसे वहां पर लोग मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते थे वैसे यहां पर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को इन लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। Then incorporation document shall be filed in such manner and with such fees as may be prescribed with the registrar of the state in which registered office of LLP is to be situated। ये जो incorporation document है वो फीस के साथ में प्रिस्क्राइब फॉर्म के इसमें रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा। कौन सा रजिस्ट्रार, अगेन जहां पर आपका ऑफिस है वहां पे जो जिसका ज्यूरिसडिक्शन है जो रजिस्ट्रार का, वहां पर। स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ में एक आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा along with the incorporation document in the prescribed form, a statement made by either advocate, company secretary, chartered accountant, cost accountant जो कि फॉर्मेशन में एंगेज्ड है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो आपकी बनाने में मदद कर रहा है उसने, एंड बाय एनी वन जिसने सब्सक्राइब किया है अपना नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, दैट इज टू से एक पार्टनर, राइट। उन्होंने क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट हैव बीन complied with in respect of incorporation, matters precedent and incidental thereto। then incorporation document में क्या क्या मेंशन करना है आपको, देखो पहले तो it should be in the form prescribed, नाम आपके एलएलपी का देना पड़ेगा, प्रपोज्ड बिजनेस क्या है, एड्रेस क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पर्संस हु आर टू बी द पार्टनर्स, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है उनकी सारी नेम एंड एड्रेस एंड डिटेल्स एंड सच अदर इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब्ड। अगर यहां पर कोई भी पर्सन कोई स्टेटमेंट जो देता है जो कि ही नोज टू बी फॉल्स और डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, क्या रहेगा वो, पनिशेबल। इंप्रिजनमेंट may extend to 2 years and with a fine not be less than 10,000 but may extend to 5 lakhs। ये जो अपने को फाइन्स वगैरह जहां पर भी फाइन्स वगैरह जहां पर भी दी हुई है, अपने इसमें बहुत ज्यादा जगहों पर नहीं है कंपनीज एक्ट में और यहां पर इसमें एक दो इसमें है, एक दो जगहों पर ही है, तो थोड़ा उसको याद रखने का आ सकता है एक आधी बार। यहां पर क्या बोला अपन ने, फाइन, अगर गलत इंफॉर्मेशन दिया तो पनिशेबल विथ दोनों चीज, इंप्रिजनमेंट और फाइन। इंप्रिजनमेंट कितना, मैक्सिमम 2 years, फाइन कितना, नॉट लेस देन 10,000, may extend to 5 lakh। then incorporation by registration, incorporation by registration, just a second। ओके, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन क्या बोलता है, आप क्या करोगे, कोई भी पार्टनर जिनको रजिस्टर करना है एलएलपी वो क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर देंगे। उसके बाद में क्या होगा, व्हेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉज बी एंड सी ऑफ सबसेक्शन 1 of 11 have been complied,
registrar shall retain the incorporation document, and unless requirement of clause A not been complied within a period of 14 days, register incorporation document and give a certificate that LLP is incorporated. इसका मतलब कौन बताएगा एक बार? स्पेसिफिक्स उन्होंने व्हेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉज बी एंड सी फुलफिल्ड, क्या 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 बोल रहे हैं वो? देखो प्रोसेस, सिंपली प्रोसेस समझते अपन। क्लॉज बी एंड सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11, वहां पर क्या बोला गया था? सेक्शन 11 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट था, उसका क्लॉज बी एंड सी ऑफ सबसेक्शन 1, बी में क्या बोला था उसमें कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच मैनर एंड फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड दूसरा क्या सी में क्या बोला था? स्टेटमेंट फाइल करना है। आपने प्रॉपर स्टेटमेंट फाइल किया प्लस प्रॉपर फीस वगैरह के साथ में फॉर्म फाइल किया, तो रजिस्ट्रार अपने पास में फॉर्म जो है वो जमा कर लेगा, ठीक है, व्हेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बी एंड सी आर फुलफिल्ड। उसके बाद में डायरेक्टली वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा क्या? नहीं, वो क्या करेगा? रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉज ए चेक करेगा कि आप 2 और मोर पर्सन है कि नहीं, लॉफुल बिजनेस है कि नहीं, एंड फॉर प्रॉफिट है कि नहीं, ये चेक करेगा। अगर ये वाली भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, फिर वो इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। उन्होंने लिखा वहां पर थोड़ा उल्टे लैंग्वेज में है, पैसों में, अनलेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉज ए नॉट बीन फुल कंप्लाइड विद ही शैल इशू सर्टिफिकेट। अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई है, ऐसा नहीं है, तो फिर आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, राइट? तो वो रजिस्टर कर लेगा अपने पास में आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, एंड दूसरा क्या करेगा? आपको सर्टिफिकेट दे देगा, आपका नाम जो है इनकॉर्पोरेटेड, वो नाम लिख कर के। अब यहां पर जो रजिस्ट्रार है, वो जो क्लॉज बी और सी तो वो दिखता है वहां पर कि भाई स्टेटमेंट बरोबर है, और दूसरा वाला क्या था? प्रिस्क्राइब फी वगैरह सब भरी है। बट 2 पर्सन है, जो बिजनेस है वो फॉर प्रॉफिट है, ये सब चीजें वो कैसे चेक करेगा? वो क्या बोलते हैं, आपने जो स्टेटमेंट सबमिट किया ना, उसमें बोला है सब चीजें हमने बरोबर की है, वो स्टेटमेंट को रजिस्ट्रार मान लेगा कि आपने उसके अकॉर्डिंगली क्लॉज ए जो है उसकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल की है। वही दिया है, रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर क्लॉज सी एज सफिशिएंट एविडेंस दैट रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉज ए हैज बीन कंप्लाइड विद। है कुछ नहीं, सिंपल, बस वो लैंग्वेज उसकी थोड़ी उन्होंने ऐसी लिखी। समझ में आया क्या दोनों पॉइंट्स में क्या बोल रहे हैं वो? देन जो सर्टिफिकेट वो इशू कर रहा है, इट शुड बी साइंड बाय द रजिस्ट्रार एंड ऑथेंटिकेटेड बाय हिज ऑफिशियल सील। सर्टिफिकेट इज द कंक्लूसिव एविडेंस कि भाई आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। नाउ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयरइन। देखो क्या बोलते हैं, हर एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है, जहां पर सारी कम्युनिकेशन एंड नोटिसेस जाएगी, राइट? अगर किसी पर्सन को कोई पार्टनर पे या एलएलपी पे कोई नोटिस सर्व करना है, उनको कोई नोटिस भेजना है, तो क्या कर सकते हैं वो? बाय पोस्ट अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, या फिर कोई और मैनर से भी क्या कर सकते हैं, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस उसको भेज सकते हैं। आपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजा, इसका मतलब हम मान लेंगे कि आपने वो पार्टनर को या एलएलपी को नोटिस भेज दी है। अ डॉक्यूमेंट ऑन अ एलएलपी और अ पार्टनर और अ डेजिग्नेटेड पार्टनर by sending it by post under certificate of posting or by registered post or in the manner prescribed at registered office and any other specifically declared addresses by the partner। registered office या फिर और कोई एड्रेस अगर उन्होंने दिया है तो वहां पर आप भेज सकते हो। एलएलपी जो है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज भी कर सकती है, बट अगर चेंज किया तो क्या करना पड़ेगा? फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज विद द रजिस्ट्रार in such form and manner and subject to such conditions prescribed। जैसा उन्होंने डिटेल्स में बोला है वैसा उसके हिसाब से आपको नोटिस देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को। जब तक आप नोटिस नहीं देते तब तक
चेंज शैल नॉट टेक इफेक्ट। दैट इज वो नोटिस देने के बाद में ही आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज शैल बी इफेक्टिव। अगर एलएलपी कॉन्ट्रावीन करती है इसके प्रोविजंस में तो द एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर लायबल रहेंगे। पेनल्टी कितनी? 500 फॉर ईच डे। एलएलपी और हर पार्टनर के लिए ये लागू रहेगा। 500 फॉर ईच डे, मैक्सिमम कितना? अप टू 50,000 फॉर एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही एलएलपी रजिस्टर हो जाएगी वैसे ही क्या होगा? इट इज केपेबल ऑफ स्यूइंग अदर पर्सन एंड केपेबल ऑफ बीइंग स्यूड। उस पर केस किया जा सकता है, वो भी दूसरों पर केस कर सकती है एलएलपी। एक्वायर कर सकती है, ओन कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डेवलप कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कोई भी। कॉमन सील रख सकती है अगर इफ इट डिसाइड्स हो, एंड वो सारे एक्ट्स कर सकती है as a body corporate which normally body corporate can do and suffer। जो एक बॉडी कॉर्पोरेट सब चीजें कर सकती है वो सारी चीजें करने के उसके पास में राइट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इज द नेम। ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है थोड़े, इस पे से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेम देखो क्या बोलते हैं, हर एलएलपी के आखिर में नाम में क्या होना चाहिए? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फिर एलएलपी, ऐसा रहना चाहिए। नाम आप कुछ भी रखो, पर नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अनडिजायरेबल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में आपका नाम अनडिजायरेबल है, इनअप्रोप्रिएट है, प्रॉपर नहीं है, तो आप वो नाम नहीं रख सकते। दूसरा, आप ऐसा भी नाम नहीं रख सकते जो कि आइडेंटिकल है या फिर बहुत सिमिलरली रिजेंबलिंग है टू 3 persons। कौन कौन? एक तो कोई और एलएलपी या कोई और कंपनी या फिर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ट्रेडमार्क अपन ने बोला था जैसे ब्रांड नेम्स वगैरह रहते हैं, राइट। जैसे पहले एक वो पिज्जा था पापा जॉन्स, अभी भी है क्या पता है नहीं? वो उनका जो कंपनी थी वो थी ओम पिज्जास एंड ईट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। डोमिनोज का जैसा एक ब्रांड नेम है, बट उनकी कंपनी कौन है? जुबिलिएंट, राइट। ऐसा सब है, नॉट एग्जैक्टली जुबिलिएंट, जुबिलिएंट में मतलब है उसका स्ट्रक्चर, बट दिस इज अ ट्रेडमार्क बेसिकली। तो ऐसे जो भी ब्रांड नेम्स वगैरह रहते हैं वो इन तीनों से आपका कोई रिजेंबलेंस नहीं रहना चाहिए आपके नाम का, और अनडिजायरेबल तो नहीं रहना चाहिए। नाउ रिजर्वेशन पर अपन बाद में आते हैं, पहले आते हैं नीचे। देखो वैसे तो आपके नाम को अलाउ नहीं किया जाएगा अगर वो सिमिलर है किसी और के नाम से रजिस्टर करने के लिए, बट गलती से अगर हो गया, अब इतने सारे कंपनी एलएलपी और ये सब है ट्रेडमार्क, नहीं पता चला आपका नाम रजिस्टर हो गया, तो क्या होगा? इफ थ्रू इनएडवर्टेंस LLP is registered by a name which is identical with or too nearly resembles to other LLP और कंपनी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, तो क्या कर सकते हैं वो तीन लोग? जिसके भी नाम से वो सिमिलर है वो क्या कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई ये देखो इनका नाम हमारे नाम से सिमिलर है, हम लोग पहले से ये नाम से ऑपरेट कर रहे हैं, इनको बोलो कि ये नाम चेंज करें। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट सच LLP टू चेंज इट्स नेम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच डायरेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको क्या करेगी? डायरेक्शन देगी कि भाई तुम अपना नाम चेंज कर लो, उसके 3 महीने में LLP ने अपना नाम चेंज करना होगा। अब ये दो इसमें हो सकता है, देखो चेंज इन नेम अपन ने बोला ना, कोई नई LLP रजिस्टर हो रही है तो हो सकता है उसका नाम सिमिलर हो, या फिर अपना नाम चेंज कर रही है वो, तो भी जो नया नाम है वो सिमिलरली रिजेंबलिंग हो किसी और से। दोनों भी केसेस में सेम प्रोविजंस अप्लाई होगी।
ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेज दिया एलएलपी को कि भाई तुम अपना नाम चेंज कर लो, प्रोवाइडेड अपन ने बोला 3 लोग जो है प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क, कोई कंपनी या कोई एलएलपी, इनके नाम से अगर सिमिलर नाम है तो वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी। पर इसके लिए अपने को एक स्पेसिफिक प्रोविजन दी है कि जो प्रोप्राइटर है ना ट्रेडमार्क का, वो कितने टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन कर सकता है, मैक्सिमम 3 इयर्स। एक एलएलपी बनी है या उसका नाम चेंज होकर के नया आया है और ये इससे ट्रेडमार्क से सिमिलर है, तो इसका जो प्रोप्राइटर है वो मैक्सिमम 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी और चेंज इन द नेम ऑफ एलएलपी, 3 साल तक के ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन कर सकता है कि भाई इसका नाम सिमिलर है। अगर इसको 3 साल बाद ध्यान में आया कि अरे इसका नाम तो सिमिलर है मेरे नाम से, तो क्या एप्लीकेशन उसका मेंटेनेबल नहीं रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ प्रोप्राइटर और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मेंटेनेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन और चेंज ऑफ नेम इन एलएलपी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया था इनको 3 महीने में चेंज करने का। एक ऑप्शन पहला ये हो सकता है एलएलपी ने वो बात सुन करके नाम चेंज कर लिया। नाम चेंज करने के क्या करना पड़ेगा उसको, नाम चेंज करने के 15 दिन के अंदर उसने नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि भाई देखो हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ऑर्डर आया था अलॉन्ग विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कि भाई हमारे पास में ऐसा ऐसा ऑर्डर आया था, हमने ये नाम चेंज कर लिया है। रजिस्ट्रार क्या करेगा, देखेगा सब कुछ बरोबर है एंड नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होने के 30 डेज के अंदर फिर वापस से क्या करना पड़ेगा, एलएलपी शैल चेंज इट्स नेम इन द एलएलपी अग्रीमेंट। पहले जो एलएलपी ने नाम चेंज किया था दैट वाज नॉट फॉर्मली इन द अग्रीमेंट, पहले उन्होंने सिर्फ अपना नाम चेंज किया था, बाद में एक्चुअल अग्रीमेंट में आफ्टर द इशू ऑफ न्यू सर्टिफिकेट वो करना पड़ेगा। वापस एक बार क्विकली प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन कर सकती है, दैट इज डायरेक्शन दे सकती है एलएलपी को कि भाई तुम नाम चेंज कर लो। 3 महीने के अंदर नाम चेंज करना पड़ेगा, राइट। नाम चेंज करने के बाद में उन्होंने क्या करना पड़ेगा, नाम चेंज करने के 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बोलना पड़ेगा ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था, हमने नाम चेंज कर लिया। उसके बाद में रजिस्ट्रार क्या करेगा, नया सर्टिफिकेट इशू करेगा। रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट इशू करने के लिए टाइम नहीं दिया है अपने को 30 डेज, कभी कभी कंफ्यूजन होता है उसमें, रजिस्ट्रार अपने हिसाब से सर्टिफिकेट इशू कर देगा। बट सर्टिफिकेट इशू करने के बाद में एलएलपी को वापस से 30 दिन में फॉर्मली अग्रीमेंट में नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई डिफॉल्ट होता है इन कंप्लाइंग विद द अबव प्रोविजंस, तो फिर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मन से ही नया नाम दे देगी एलएलपी को कि भाई ये एलएलपी का आज से नया नाम ये है। एंड रजिस्ट्रार भी क्या करेगा, वो नया नाम एंटर कर लेगा इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन एंड फ्रेश सर्टिफिकेट इशू कर देगा। बट बाद में फिर एलएलपी चाहे तो वापस से अपना नाम सब्सिक्वेंटली चेंज कर सकती है, गवर्नमेंट ने रखा हुआ अपने हिसाब से वो कर सकती है। इसमें एक चीज ऊपर जो छोड़ी थी अपन ने, रिजर्वेशन ऑफ नेम। देखो आपको कोई नाम से रजिस्टर करना है, अभी टाइम है, बट आपको नाम ध्यान में आ गया, आपको लगता है इतने टाइम में कोई और ने नहीं रख लेना, या फिर आपकी एग्जिस्टिंग फर्म है, आपको लगता है मेरे को नाम चेंज करना है, अभी डिस्क्लोज नहीं करना है, सिर्फ रिजर्व करा के रखना है नाम, बट जब तक कोई और नाम वो ना ले ले, इसलिए क्या कर सकते हो आप, अपने लिए एक नाम रिजर्व करा के रख सकते हो। किसके साथ में, रजिस्ट्रार के साथ में, कि भाई मेरे को ये नाम थोड़े दिन बाद लगेगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, पर्सन में अप्लाई इन सच फॉर्म विथ सच फीस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द नेम set out in the application as the name of the proposed LLP या फिर name to which LLP proposes to change its name। नई LLP बन रही है तो नया नाम, चेंज कर रही है अपना नाम तो उस हिसाब से। रजिस्ट्रार क्या करेगा, अपॉन रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन and on payment of the fees, registrar if he is satisfied
that rules prescribed by central government and subsection 2 of section 15 has been complied with. That is कौन सी बात कर रहे हैं ये? अनडिजायरेबल नहीं चाहिए एंड सिमिलर नहीं चाहिए. कौन से इससे? कंपनी, एलएलपी एंड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. ये वो इंश्योर करेगा, देखेगा कि भाई ये है ना बरोबर. उसके बाद में क्या कर लेगा? रिजर्व कर लेगा अपने पास में नाम. कितने पीरियड के लिए रिजर्व होगा वो? 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार ने इंटीमेट किया कि भाई हाँ तुम्हारा नाम रजिस्टर हो गया, सॉरी रिजर्व हो गया, उससे 3 महीने के लिए आपका नाम रिजर्व रहेगा. दैट वॉज अबाउट द प्रोविजंस. लास्ट में अपने को कुछ डिफरेंसेस दिए हैं. पहले दिया है एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप फर्म. दोनों की एक्ट सबसे पहले तो अलग अलग है. 2008 दैट इज 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. एलएलपी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है. सेपरेट लीगल एंटिटी एलएलपी में है, यहां पर नहीं है. एलएलपी इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस एंड रजिस्ट्रेशन, बट पार्टनरशिप इट्स नॉट क्रिएटेड बाय रजिस्ट्रेशन और लीगल प्रोसेस, इट इज जस्ट बाय अग्रीमेंट. रजिस्ट्रेशन यहां पर मैंडेटरी है, एलएलपी में रजिस्ट्रेशन से ही बनती है वो, बट वहां पर वॉलेंट्री है. आप चाहो तो रजिस्टर करा लो, चाहे तो ना. परपेचुअल सक्सेशन कहां पर रहता है? एलएलपी में. पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहेगा. डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस. नो परपेचुअल सक्सेशन. यहां पर पार्टनर्स में ज्वाइन और लीव बट एग्जिस्टेंस कंटिन्यूज. नेम, उनके नाम में उनको एलएलपी रखना पड़ेगा एलएलपी को, बट यहां पर ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है. लाइबिलिटी मेन चीज, यहां पर अनलिमिटेड, एलएलपी में लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अग्रीड कंट्रीब्यूशन, एक्सेप्ट इन विलफुल फ्रॉड. अगर विलफुल फ्रॉड हुआ है तो वहां पर लाइबिलिटी आ जाएगी, बट उसके रिलेवेंट अपने को ज्यादा प्रोविजंस नहीं दी है. म्यूचुअल एजेंसी, वहां पर हर पार्टनर एक दूसरे के लिए म्यूचुअल एजेंट रहता है, यहां पर नहीं. हियर इट कैन बाइंड ओनली द एलएलपी, नॉट द अदर पार्टनर्स. यहां पर डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए 2, वहां पर ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है. कॉमन सील यहां पर चाहे तो रख सकते हैं, वहां पर ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वैसा. लीगल कंप्लायंस, यहां पर सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कंप्लायंसेस वगैरह के लिए. पार्टनरशिप फर्म में ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल. एनुअल फाइलिंग, देखो पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कोई एनुअल फाइलिंग का अपने को रिक्वायरमेंट नहीं दिया था, बट एलएलपी में रिक्वायर्ड रहती है ये फाइलिंग्स. एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी कि भाई हम सॉल्वेंट है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, एंड एनुअल रिटर्न कि भाई हमारे साल में ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ है. विद द रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, वहां पर रजिस्ट्रार चाहिए, विद द रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी एवरी ईयर. फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन नेशनल्स पार्टनर बन सकते हैं क्या एलएलपी में? बन सकते हैं. फॉरेन नेशनल्स कैन बिकम पार्टनर इन एलएलपी, बट पार्टनरशिप फर्म में फॉरेन नेशनल्स कैन नॉट बिकम अ पार्टनर. ठीक है. माइनर एडमिट किया जा सकता है क्या एलएलपी में? पक्का. cannot be admitted to benefits, but वहां पर पार्टनरशिप में can be admitted to the benefits of the partnership, but prior consent of सारी पार्टनर्स लगेगी. Distinction between LLP and LLC, LLP and limited liability company, क्या डिफरेंस है? यहां पर एक्ट है 2008, यहां पर 2013. अगेन LLP क्या है? पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट आर नोन एज पार्टनर्स. यहां पर कंपनी में दे आर नोन एज मेंबर्स, जो शेयर में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं. इंटरनल गवर्नेंस यहां पर कैसा रहेगा एलएलपी में? बाय अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. वहां पर कंपनी में रेगुलेटेड बाय द स्टैच्यू, दैट इज कंपनीज एक्ट जैसा बोलती है वैसा करना पड़ेगा. यहां पर नेम के एंड में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी, वहां पर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड या ओपीसी इन केस ऑफ 1% कंपनी. मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, एक बार इधर देख के सब, पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए? मैक्सिमम 50. कौन बोलता है ये? कंपनीज एक्ट, राइट. एलएलपी में मिनिमम, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है. कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम, मैक्सिमम 200. पब्लिक कंपनी में मिनिमम
7 मैक्सिमम नो लिमिट, ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम नो लिमिट इन एलएलपी। और यहां पर जो पार्टनर्स है ना वो इंडिविजुअल्स, बॉडी कॉर्पोरेट थ्रू देयर नॉमिनीज बन सकते हैं पार्टनर्स। यहां पर प्राइवेट के लिए 200, पब्लिक के लिए 7 और नो लिमिट। एंड यहां पर जो मेंबर्स है वो ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, अनदर बिजनेस फॉर्म या इंडिविजुअल सब कोई जो है मेंबर बन सकता है। लाइबिलिटी यहां पर टू द एक्सटेंट ऑफ अग्रीड कंट्रीब्यूशन लिमिटेड रहेगी। कंपनी में जो है अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स, लिमिटेड है दोनों जगह, बट अग्रीड कंट्रीब्यूशन एंड ऑन द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। मैनेजमेंट एलएलपी में बिजनेस इज मैनेज बाय द पार्टनर्स इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, बट वहां पर कौन मैनेज करता है? सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वहां पर मेंबर्स मैनेज नहीं करते। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अगेन अपने को शॉर्ट में बस दिया हुआ है, यहां पर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, डायरेक्टर वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर प्राइवेट कंपनी में 2 लगते हैं डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर लगते हैं, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहां तक? परफेक्ट। एक मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन वी विल बिगिन विथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ये एक्ट सबसे पहली चीज बनाया क्यों गया है? देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या? इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? एक लीगल डॉक्यूमेंट, राइट? बेसिकली दिस लॉ इज मेड to provide some legal sanctity or legal basis or legal backing to some instruments, some credit instruments. credit instrument मतलब without cash, right? कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर है अपने? 3 है। एक है प्रॉमिसरी नोट, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा चेक्स। ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए जो है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बनाई गई है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में 3 ही आते हैं क्या? नहीं, और भी बहुत सारे आते हैं, बट ये एक्ट में अपने को सिर्फ ये 3 के बारे में ही बात की गई है, राइट? नेगोशिएबल मतलब क्या? एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो पास किए जा सकते हैं, एंडोर्स किए जा सकते हैं, ट्रांसफर किए जा सकते हैं, राइट? नाउ लॉ, इट इज द लॉ ऑफ कमर्शियल वर्ल्ड टू फैसिलिटेट द एक्टिविटीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स। जो भी ट्रांजेक्शन्स पहले होते थे, पहले जो है कैश फॉर्म में होते थे, बट बाद में सब ट्रांजैक्शंस के लिए पूरा टोटली कैश मेंटेन करना पॉसिबल नहीं था, राइट? तो लोगों ने क्या किया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो है बनाने चालू कर दिए। 10 लाख लिख दिया पूरे एक पेपर पे एंड पूरा एक ही पेपर 10 लाख का हो गया, राइट? नहीं तो अदरवाइज क्या पूरा 10 लाख कैश कैरी करो, राइट? चेक पे अपन ने 10 लाख लिख दिया तो एक पेपर इज लाइक 10 लाख।
ऐसे ही प्रॉमिसरी नोट भी होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है। टू फैसिलिटेट एक्टिविटीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड गिव सैंक्टिटी टू द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट, वी कैन से टू लीगलाइज सिस्टम बाय विच इंस्ट्रूमेंट्स कुड पास हैंड टू हैंड बाय नेगोशिएशन। नाउ ये एक्ट जो है पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, बट नथिंग अफेक्ट्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो अपनी जगह पर पहले प्रीसीड करेगा, उसके बाद में ये या फिर बहुत सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लोकली भी होते हैं, लोकली बने हुए होते हैं, लोकल लैंग्वेजेस वगैरह में, लोकल कस्टम्स के हिसाब से। मैंने बोला और भी तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो उनका लोकली जो है वैलिड वैसा ही चलेगा। हम बात का की करेंगे सिर्फ 3, चेक, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे इन्होंने दिया है ट्रेजरी बिल्स, बियरर डिबेंचर्स, रेलवे रिसीट्स, डिलीवरी ऑर्डर्स, ये सब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ही माने जाते हैं, बट अपने लिए रेलेवेंट 3 ही हैं। डेवलपमेंट्स हुई है इस एक्ट में 2002 में, 2015 में, 18 में, बट अपने को जो है बेसिक प्रोविजंस इसकी दी हुई है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, that is to say document, which is freely transferable from one person to another by mere delivery or by endorsement and delivery। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट, एक डॉक्यूमेंट जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफरेबल है। कैसे? आइदर बाय डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, राइट। नाउ अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया है, बट उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि 3 काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक, विच कैन बी आइदर पेएबल टू ऑर्डर और पेएबल टू बियरर। ये पेएबल टू ऑर्डर क्या है, पेएबल टू बियरर क्या है, नेगोशिएशन, एंडोर्समेंट, डिलीवरी क्या है, ये सब अपन देखते जाएंगे शॉर्ट में। पहले आते हैं अपन नीचे, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलती है कैरेक्टरिस्टिक्स? राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, फ्रीली ट्रांसफरेबल रहेगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। मतलब होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स मतलब एक पर्सन ने अगर फॉर वैल्यू एक्वायर किया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट, तो उसका टाइटल कंप्लीटली वैलिड रहेगा, ही गेट्स द वैलिड टाइटल। इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितने भी बार ट्रांसफर किया जा सकता है। मस्ट कंटेन अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मनी, दैट इज मनी ओनली। मनी सिर्फ पे करने का ही प्रॉमिस रह सकता है और कोई चीज का प्रॉमिस नहीं। सम पेएबल कितना है, टाइम ऑफ पेमेंट, पे, ये सब चीजें सर्टेन वहां पर रहना जरूरी है। एंड लास्टली इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, दूसरे को डिलीवर करना इंपॉर्टेंट है। मियर ड्रॉइंग डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी, सिर्फ आपने अपने पास में ड्रॉ करके रख लिया, दूसरे को दिया नहीं, तो उससे लाइबिलिटी नहीं आएगी। एक एक इंस्ट्रूमेंट समझते जाते हैं, फिर अपने को समझते जाएगा क्या क्या है वो। फर्स्ट इज प्रॉमिसरी नोट। अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन अपन ने देखा था, वापस एक बार उसी को रिपीट करते हैं। मैंने क्या किया था, गुड्स खरीदा था, मैंने गुड्स खरीदा था मिस्टर ए से। नॉर्मली वहां पर क्या था, 15 दिन का क्रेडिट पीरियड मिलता था, 10-15 दिन का। मैंने गुड्स खरीदा, मिस्टर ए ने क्या बोला मेरे को, पैसे। मैं बोला 15 दिन में जैसा रहता क्रेडिट पीरियड में दे दूंगा 15 दिन में। ए बोला क्या भरोसा आपका, भाग गए तो, राइट। बोला यार मेरे पे भरोसा नहीं, कोई बात नहीं, एक पेपर लो। पेपर पे क्या लिखा था मैंने, अमाउंट सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल गुड्स की वैल्यू थी 10,000, ठीक है। यहां पर आज की डेट क्या है, फॉर एग्जाम्पल 9 अप्रैल। प्लेस भी लिख दिए पुणे। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 15 days आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए और हिज ऑर्डर, मिस्टर ए को या वो जैसा बोलेगा वैसा, सम ऑफ ₹10,000, ठीक है, 10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड।
यहां पर क्या किया, एक स्टैंप लगा दिया, कोर्ट फी स्टैंप्स वगैरह आते हैं ना छोटे छोटे, वो लगा दिया और यहां पर साइन कर दिया। ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया इसको क्या बोलेंगे, प्रॉमिसरी नोट। इसके थ्रू मैंने क्या किया है, प्रॉमिस किया है सामने वाले को कुछ तो भी अमाउंट पे करने का, और ये इंस्ट्रूमेंट बना करके ए को दे दिया। अब भरोसा है, लीगल डॉक्यूमेंट एक है। ए बोले ठीक है, अब फाइन। प्रॉमिसरी नोट क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument। ऐसा जो है प्रॉमिसरी नोट बनता है। यहां पर एक और चीज नीचे अपन यहां पर टू किसको डिलीवर करना है वो ए लिख करके उसका डिटेल्स लिख देंगे नीचे। आपके मॉड्यूल में यहां पर लास्ट में वो मेकर लिख दिया उन्होंने ब्रैकेट में, वो मेकर नहीं चाहिए, वो कौन चाहिए, पे, मतलब जिसको पेमेंट होना है। ठीक है, अब यहां पर पार्टीज कितनी है, दो, मैं और मिस्टर ए। मैं जो हूं ये इंस्ट्रूमेंट बनाया किसने है, मैंने बनाया है, राइट, आई एम द मेकर। दैट इज प्रॉमिस किसने किया है, मैंने किया है। मेकर इज द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस, ही इज द डेटर एंड मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट। दूसरी पार्टी कौन है, पे, राइट, वो कौन है, मिस्टर ए, द पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल। अब वो 15 दिन बाद जब मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट लेकर के आएगा, देखो आपने प्रॉमिस किया था, मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। इसको अपन ड्रॉवर को मेकर भी बोलते हैं, डेटर भी बोलते हैं, पेयर भी बोलते हैं, और ड्रॉई जो है उसको बियरर भी बोलते हैं, क्रेडिटर भी बोलते हैं, पे भी बोलते हैं। नाउ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट क्या क्या थी, जैसे अपन ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की देखी थी कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसे ही इन लाइन विद दैट अपने पास में प्रॉमिसरी नोट की भी है। पहला तो इन राइटिंग होना चाहिए। ओरल प्रॉमिस वैलिड रहेगा क्या, नहीं, इट विल बी नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। देयर मस्ट बी एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट किया अपन ने कि हाँ भाई मैंने पैसे देने हैं, दैट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। अपन ने क्या करना पड़ेगा, प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हाँ आई प्रॉमिस टू पे। जैसा यहां पर आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी पेड ऑन डिमांड, मतलब आई विल पे यू ऑन डिमांड। यहां पर प्रॉमिस, सॉरी, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट नहीं है, साथ में एक्सप्रेस प्रॉमिस भी है। बट अगर मैं लिखूं आई ओ यू मिस्टर बी, ऐसा मिस्टर बी को लिखने के लिए मिस्टर बी आई ओ यू, आई ओ यू मतलब आई ओ यू, ओ डब्ल्यू ई, उसको शॉर्ट फॉर्म में आई ओ यू ऐसा लिखते हैं, राइट। मेरे को आपको पैसे देने हैं, बस ऐसा लिखा। यहां पर कोई प्रॉमिस है क्या, नहीं, तो यहां पर ये लैंग्वेज वैलिड नहीं रहेगी, बिकॉज इट इज जस्ट अ एक्नॉलेजमेंट। सो आइदर एक्नॉलेजमेंट प्लस प्रॉमिस होना चाहिए, या फिर कोरा प्रॉमिस रहा तो भी चलेगा, बट सिर्फ एक्नॉलेजमेंट रहा तो वो नहीं चलेगा। प्रॉमिस जो है वो डेफिनेट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। आई विल पे यू इफ सर्टन थिंग हैपन, और आई विल पे यू इफ सर्टन थिंग डज नॉट हैपन, ऐसा कंडीशनल प्रॉमिसरी नोट नहीं चलेगा। इंस्ट्रूमेंट्स पेबल ऑन परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट और ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आर नॉट प्रॉमिसरी नोट्स। कुछ होने ना होने पर या कोई पर्सन ने कुछ करने ना करने पर अगर वो कॉन्टिजेंट है तो वो वैलिड नहीं रहेगा। बट अगर कंडीशन ऐसी है जो कि नॉर्मली मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए होना तय है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया था अपने को आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 ऑन डीज डेथ। अब डेथ होना, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो वो वहां पर वो वैलिड प्रॉमिसरी नोट रहेगा। आई प्रॉमिस टू पे 7 days आफ्टर माई मैरिज विथ सी, यहां पर मैरिज हो ना हो सर्टेन नहीं है, राइट। आई प्रॉमिस टू पे इफ द सन राइजेस ऑन द नेक्स्ट डे, ऑब्वियसली सन तो राइज होने ही वाला है, दैट वुड बी वैलिड। बट अगर कंडीशन कोई सर्टेन नहीं है तो फिर वहां पर इट वुड बी इनवैलिड। प्रॉमिसरी नोट जो है वो क्या रहनी चाहिए, साइंड रहनी चाहिए बाय द मेकर। प्रॉमिस शुड बी टू पे मनी ओनली। सर्टेन सम, सम जो है वो
एग्जैक्ट सर्टन रहना चाहिए। देखो अगर अपन ने ऐसा लिखा आई प्रॉमिस टू पे वॉट एवर अमाउंट इज ड्यू, ऐसा ये रीजनेबल सर्टन अमाउंट है क्या? नहीं। बट अगर लैंग्वेज ऐसी है जिसपे से अपन सर्टन कर सकते हैं, जैसे आई प्रॉमिस टू पे 512% इंटरेस्ट पर एनम, तो यहां पर अपन एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये इट वुड बी वैलिड। ठीक है, नेक्स्ट इंडोर्समेंट। पहले ये 9 पॉइंट के जाने के पहले अपने को इंडोर्समेंट समझना पड़ेगा। आज करें या कल इंडोर्समेंट, और फिर वो क्या है अपना ऑर्डर और बियरर इंस्ट्रूमेंट, क्या बोलते हो, आज या कल? ठीक है, चलो विल कंटिन्यू कल। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आपने जो एलएलपी के है मॉड्यूल के एटलीस्ट सारे क्वेश्चन करने हैं। नहुष, एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? परफेक्ट।